तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ओम्स लॉ। हमने इसको पहले भी 10th क्लास में पढ़ा था। सो देखिए इसकी स्टेटमेंट में क्या क्या कहती है। इट स्टेट्स दैट potential difference applied across the ends of the conductor is directly proportional to the electric current passing through it. So देखिए, it states that the potential difference applied across the ends of the conductor is directly proportional to the electric current passing through it. Means mathematically we can write that V is directly proportional to I. Potential difference is directly proportional to the current. And when we remove this proportionality symbol, we add a constant that is V is equal to I into R. And this constant of proportionality is known as the resistance of the conductor. अब देखिए हम यहाँ पर इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि एक कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्या होती है। What exactly is the resistance? क्लियर? सपोज करिए हमारे पास एक कंडक्टर है, क्लियर? अब इस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हमारे पास इस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लियर? अब रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं, अगर हम लोग इजी लैंग्वेज में बात करें तो रेजिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ electrons. Resistance is nothing but it is the obstruction to the flow of electrons. Clear? अब इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने से रोकना, रुकावट, जितनी ज्यादा वो रुकावट पैदा होगी उतनी ज्यादा उस वहां पर क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी। क्लियर? लाइक अभी हम लोग बाहर मूव नहीं कर सकते, क्लियर? हम लोग बाहर नहीं जा सकते, ठीक है? वी आर रेजिस्ट टू मूव आउटसाइड। क्यों? बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस। सिमिलरली अब देखो इस कंडक्टर में रेजिस्टेंस कौन है। अब अभी हमारे लिए बाहर जाना, हम लोग बाहर नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द कोरोना वायरस, ठीक है? हम लोग बाहर नहीं जा सकते, वी आर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली। एक क्लास चल रही है, क्लास में बच्चे उठ के बाहर नहीं जा सकते बिकॉज टीचर इज द रेजिस्टेंस। टीचर उनको क्या कर रहा है, एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर? बच्चे नहीं जा सकते बाहर, अपनी मर्जी से घूम नहीं सकते। बट यहां पर एक कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस कैसे आ रही है। देखो रेजिस्टेंस का मतलब याद रखो, रेजिस्टेंस क्या होता है, चार्ज कैरियर्स को फ्लो करने से रोकना, ठीक है? तो यहां पर वो कौन रुकावट पैदा कर रहा है। अब मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है, अब एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इट विल कोलाइड विद द नेबरिंग इलेक्ट्रॉन। अपने दूसरे साथ वाले इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, कोलाइड करेगा, या किसी पॉजिटिव आयन के साथ कोलाइड करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करे जाएंगे तो उनके पाथ में क्या आएगी, रेजिस्टेंस आएगी। जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करेंगे तो उनके पाथ में क्या आएगी, रेजिस्टेंस। एंड दैट रेजिस्टेंस इज नोन एज R. Resistance. So resistance is the obstruction to the flow of current. Clear? It is defined as the ratio of, देखो यहां से V is equal to IR होता है, तो R is equal to V by I.
It is defined as the ratio of potential difference applied to the electric current. So R is equal to V by I. Clear? So what are the SI units of the resistance? SI units. So देखिए रेजिस्टेंस के SI यूनिट्स क्या होते हैं? ओम. This is the symbol. Resistance R is measured in ohms. Clear? This is the symbol of the ohm. Next is factors on which the resistance of a conductor depends. Resistance of the conductor depends. देखिए एक कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है? तो यहाँ देखिए जो रेजिस्टेंस होती है कंडक्टर की, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. मोर इज द लेंथ, मोर विल बी द रेजिस्टेंस. सिमिलरली वी कैन से रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. देखिए अगर हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, जैसे ये दो कंडक्टर्स हैं मेरे पास, एक के एरिया क्रॉस सेक्शन इतना सा है और सिमिलर लेंथ का एक और कंडक्टर भी जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा है. तो अगर सेम लेंथ का कंडक्टर है लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, तो ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाले कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्या होगी? लेस. सो इट विल एक्सपीरियंस लेस रेजिस्टेंस. एंड व्हेन वी कंबाइन बोथ दीज equations we get rho R is equal to L by A. Sorry, R is proportional to L by A. And when we remove this proportionality symbol, we get R is equal to L by A. We add a proportionality symbol, that is rho. Rho is known as resistivity. Resistivity, or we call it specific resistance of a conductor ही बोला जाता है. तो याद रखें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज रेजिस्टिविटी. क्लियर? सो रेजिस्टिविटी इज द कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल. अगर कॉपर है तो कॉपर की रेजिस्टिविटी डिफरेंट है. ठीक है? अगर हमारे पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी डिफरेंट है. याद रखिएगा. अगर मैं किसी भी कंडक्टर की लेंथ को हाफ कर देता हूं, कट कर देता हूं, तो उसकी रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा. क्लियर? रेजिस्टिविटी इज द कांस्टेंट ऑफ द material. Is it clear? So these are the factors on which the resistance of a conductor depends. Clear? So अब हम next देखेंगे. So next is SI unit of resistivity. देखिए what will be the SI unit of resistivity? We know that R is equal to rho L by A. ठीक है? तो rho will be equals to R A by L. Now as we know, resistance is measured in ohms, area is measured in meter square, and length is measured in meter. तो cancel out हो जाएगा ये. So answer will be ohm meter. So resistivity is measured in SI units of resistivity is ohm meter. Clear? So our next topic is current density. Current density. Clear? मैं पहले इसको डिफाइन करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि करंट डेंसिटी होता क्या. It is defined as the amount of charge flowing per second through a unit area held normal
and normal to the flow of electrons, to the flow of electrons. देखिए ये न्यू कंसेप्ट है जो हम पढ़ने लगे हैं, करंट डेंसिटी. सो करंट डेंसिटी को हम लोग बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं लेटर J से. क्लियर? सो J इज नथिंग बट इट इज J इज current density is defined as the amount of charge flowing per second. चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड को हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रिक करंट. आपको याद होगा करंट इज नथिंग बट चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू एरिया हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो करंट डेंसिटी इज नथिंग बट I by A, I by A. लेकिन जो एरिया है थ्रू यूनिट एरिया हेल्ड, एरिया कैसा होना चाहिए? हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के नॉर्मल. क्लियर? तो यहां पर देखिए, सपोज करिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर? सो अगर हमें करंट डेंसिटी फाइंड करनी है, सो वी विल कंसीडर अ एरिया which is always perpendicular to the flow of electrons. Clear? Which is always perpendicular to the flow of electrons. तो यहाँ पर देखिए ये हमारा एरिया है और ये एरिया कैसे है? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के परपेंडिकुलर. ये जो एरिया है प्लेन है, ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के परपेंडिकुलर. क्लियर? या तो आप इस तरीके से याद रखिए या आप इस तरीके से याद रखिए. अगर ये एरिया है, दिस इज द प्लेन, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? परपेंडिकुलर. एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. ठीक है, ये प्लेन है, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. तो ये देखिए दिस इज द एरिया वेक्टर. तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? एरिया वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट करता हूं लेट AN से. सो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. या तो इस तरीके से याद रखिए या आप इस तरीके से याद रखिए. देखिए जो हमारा प्लेन है, जो एरिया है खुद प्लेन ऑफ द एरिया, ठीक है, वो क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के परपेंडिकुलर. क्लियर? दिस इज हाउ. बट व्हाट हैपन इफ द एरिया इज नॉट परपेंडिकुलर. तो ये देखिए अगर हमारा ये फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का, if this is the flow of electrons, clear? बट यहां पर देखिए जो एरिया है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के परपेंडिकुलर नहीं है. क्लियर? समझ गए? तो अगर ये एरिया इस तरीके से है तो हमारा एरिया वेक्टर किधर होगा? इस डायरेक्शन में. एरिया वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन. क्लियर? बट हमें पता है अगर हमें करंट डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो हमें ये जो एरिया लेना है, एरिया वेक्टर, ये कैसा होना चाहिए? हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए, फ्लो ऑफ करंट की चार्जेस की डायरेक्शन होना चाहिए. तो ये देखिए हम इस एरिया वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे. लेट दिस एरिया वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. क्लियर? तो ये देखिए अब इस एरिया वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट ऐसा होगा, इस एरिया वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट ऐसा होगा विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो आंसर आ जाएगा ये cos थीटा. क्लियर? सो इन दिस केस वी विल राइट करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू I अपॉन A cos थीटा. तो यहां पर हमें सिर्फ वही कंपोनेंट कंसीडर करना है एरिया वेक्टर का which is in the direction of electric current, which is in the direction of electric current. एरिया वेक्टर का सिर्फ वही कंपोनेंट कंसीडर करना है which is in the direction of electric current. Clear? So we can write I is equal to, हम I कैसे लिखते हैं? J vector dot A vector. This current density is a vector quantity. Clear? और हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी. So dot product of two vector quantities is always scalar. So this is how we write electric current in terms of current density. Clear?
सो ये देखिए, अब नेक्स्ट है, अब हमने देखिए कुछ टर्म्स डिफाइन करनी है। फर्स्ट इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज नथिंग बट इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर G से, G इक्वल टू 1/R। क्लियर? अब अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा है, लेकिन अगर कंडक्टेंस ज्यादा है तो मींस रेजिस्टेंस बहुत कम है, मींस हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है दे कैन फ्लो इजीली। कंडक्टेंस के यूनिट्स होते हैं पर ओम, या तो इसको पर ओम बोल देते हैं, और पर ओम को एक और तरीके से डिफाइन करते हैं, दैट इज मो, MHO या सीमेंस, रिप्रेजेंटेड बाय लेटर कैपिटल S। नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी। Similarly, conductivity is the reciprocal of resistivity. इसके यूनिट होते हैं पर ओम पर मीटर, और we can say mho per meter या सीमन पर मीटर। Clear? So this is how we represent two quantities, that is conductance and conductivity. अब हमने न्यू डेरिवेशन करनी है, that is vector form of Ohm's law. That is vector form of Ohm's law. Ohm's law. देखिए, how we can write Ohm's law in vector form. As we know, हमें अपने फर्स्ट यूनिट से पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू EL होता है। क्लियर? और हमें ये भी पता है अकॉर्डिंग टू Ohm's law V इज इक्वल टू IR होता है। दोनों को कंबाइन कर देते हैं हम लोग, इक्वेट कर दिया दोनों को, तो E इंटू एल इज इक्वल टू I इंटू R आ जाएगा हमारे पास। E इंटू एल इज इक्वल टू I। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? R की वैल्यू थी रो L बाय A। R की वैल्यू थी रो L बाय A। L से L कैंसिल हो जाएगा, E इज इक्वल टू I रो बाय A रहेगा हमारे पास। क्लियर? रो को इधर ले आते हैं, क्या बचेगा? E इंटू 1 बाय रो इज इक्वल टू I बाय A। नाउ वी नो दैट 1 बाय रो इज नथिंग बट इट इज कंडक्टिविटी, एंड I बाय A इज नथिंग बट इट इज करंट डेंसिटी। I by A is nothing but current density. So यहां से हमारे पास रिलेशन बन गया J is equal to sigma into E. So this is the relationship, J is equal to sigma into E. This relation is called vector form of Ohm's law. Clear? तो Ohm's law में हम लोग क्या करते हैं, V is equal to IR. Clear? अब इसी चीज को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए तो VV पोटेंशियल भी एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं, J इज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू E, where J is the current density, ठीक है, and E is the potential difference. Clear? So this is known as the vector form of Ohm's law. ठीक है जी। अब यहां पर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डेरिवेशन स्टार्ट करनी है, दैट इज फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड्स। अभी तक हमने देखा था कि कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर हमारी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। अब हमने देखना है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड्स। क्लियर? सो ये ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के रिजल्ट को हमने आगे यूज भी करना है। देखो, वी नो दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd is equal to e tau by m, and we also know E is nothing but V by L. E को मैसे लिखते हैं V by L भी लिख सकते हैं, Vd। क्लियर? अब देखिए,
हमें पता है I इज इक्वल्स टू NE A VD होता है, I इज इक्वल टू NE A VD होता है। यहां पुट कर दीजिए VD की वैल्यू, NE A VD की वैल्यू क्या होती है, EV टाउ बाय ml, EV टाउ बाय ml, क्लियर। सो E इंटू ई एन ई स्क्वेयर ए, देखिए क्या बन गया, एन ई स्क्वेयर ए वी टाउ बाय m इंटू एल बन जाएगा यहां से। अब v को इधर लेके आएंगे, इज इक्वल टू डिवाइड हो जाएगा, i बाय v बन जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा ये, एन ई स्क्वेयर ए टाउ बाय एम एल बन गया हमारे पास यहाँ पर। नाउ एज वी नो v इज इक्वल टू आई आर होता है और r की वैल्यू होती है v बाय आई, तो i बाय v क्या बनेगा यहाँ पर, 1 बाय r, 1 बाय r इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वेयर ए टाउ बाय m इंटू एल, क्लियर। सो यहां पर देखिए तो r विल बी इक्वल्स टू क्या बनेगा, r इज इक्वल टू क्या बनेगा, r इज इक्वल्स टू ml, r इज इक्वल टू ml अपॉन n e स्क्वेयर a बाय टाउ, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देंगे। लेकिन हमें ये भी पता है कि r का जो फॉर्मूला होता है r इज ऑल्सो इक्वल टू रो एल बाय ए, r इज ऑल्सो इक्वल टू रो एल बाय ए। सो अगर हम इन दोनों क्वांटिटीज को कंपेयर करेंगे, देखिए r की जगह r आ गया, l की जगह l आ गया, a की जगह a आ गया, क्लियर। सो रो इन द प्लेस ऑफ रो व्हाट वी गॉट, रो इज इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वायर टाउ, रो इज इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। So this is the value of resistivity. This is the value of resistivity. So resistivity depends upon the mass of the electron, charge on the electron, and very importantly, relaxation time and number density of electrons. Clear? So these are the factors on which the resistivity of a conductor depends. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको हमने अभी आगे जाके और डिस्कस करना है, क्लियर। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ किस तरीके से चेंज करती है। सो यहां पर देखिए, हमें पता है, हमने डिराइव किया था ये रिलेशन दैट रेजिस्टिविटी इज डिपेंडेंट ऑफ द मास, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई एंड टाउ, क्लियर। सो आज हम देखेंगे कि तुम्हारी जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी इट फॉर मेटल्स, हाउ रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स चेंजेस विद टेम्परेचर, क्लियर। सो यहां पर हम लोग समझेंगे, अगर हम लोग बात करें रूम टेम्परेचर की, तो रूम टेम्परेचर पे जो मेटल्स हैं, ठीक है, उनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ लीनियरली चेंज करती है, बट एट रूम टेम्परेचर रेजिस्टिविटी चेंजेस विद टेम्परेचर लीनियरली, लेकिन ये बात है एट रूम टेम्परेचर की या अबव द रूम टेम्परेचर, क्लियर। बट अगर हम बात करें एट लो टेम्परेचर्स, की बात करें अगर हम, क्लियर, तो इस केस को हम लोग किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, लो टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ किस तरीके से चेंज करती है, क्लियर। देखिए, अब हमारे पास जो चेंज इन रेजिस्टिविटी होता है, सपोज करिए रो नॉट इज द रेजिस्टिविटी, इसको मानते हैं रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर है,
0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर है तो सपोज करिए जो हमारी रेजिस्टिविटी है वो कितनी है, रो नॉट, एंड रो इज द रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T। ठीक है, अब जब हमने 0 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाया तो हमारी रेजिस्टिविटी चेंज होगी रो। क्लियर? नाउ व्हाट वी ऑब्जर्व दैट दिस चेंज इन रेजिस्टिविटी रो माइनस रो नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब जितनी रेजिस्टिविटी 0 डिग्री सेल्सियस में होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और वी कैन आल्सो से दैट चेंज इन रेजिस्टिविटी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कितना हो गया अब, T डिग्री सेल्सियस माइनस इनिशियल कितना था 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं T नॉट, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं T नॉट। रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग लिख देते हैं T नॉट। क्लियर? तो ये देखिए, सो हमारे पास रो माइनस रो नॉट की वैल्यू क्या बनेगी, तो चेंज इन रेजिस्टिविटी रो माइनस रो नॉट इज इक्वल्स टू, अगर हम इनको कंबाइन करेंगे, सॉरी यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो नॉट T माइनस T नॉट। क्लियर? एंड व्हेन वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल वी ऐड अ कांस्टेंट, हम लोग एक कांस्टेंट ऐड करते हैं and that constant here is called alpha, so it is equals to alpha rho naught T minus T naught। ठीक है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो हमारी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, तो चेंज इन रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस। एक तो यहाँ इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और दूसरा चेंज इन रेजिस्टिविटी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। ये T नॉट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, और T क्या है हमारे पास, किसी भी टेम्परेचर T पर। क्लियर? सो जब हमने यहाँ पर इसको रिमूव किया तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, दैट चेंज इन रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रो माइनस रो नॉट। दिस फॉर्मूला वी विल यूज इन न्यूमेरिकल्स आल्सो। क्लियर? सो ये देखिए, दिस अल्फा हियर इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट, क्लियर? टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको। क्लियर? दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और अगर हम यहाँ से अल्फा की वैल्यू सॉल्व करें, अल्फा विल बी इक्वल टू रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट इंटू T माइनस T नॉट। क्लियर? तो यूनिट्स क्या बनेंगे अल्फा के यूनिट्स, सो ऐसा यूनिट्स ऑफ अल्फा विल बी, ऐसा यूनिट्स विल बी पर डिग्री सेल्सियस। क्यों? देखिए ऊपर भी रेजिस्टिविटी है, नीचे भी रेजिस्टिविटी है, तो रेजिस्टिविटी के यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास 1 बाय टेम्परेचर आ रहा है, तो आंसर ऐसे यूनिट्स विल बी पर डिग्री सेल्सियस। क्लियर? सो ये तो था, अगर आपको कोई न्यूमेरिकल आता है, आपको फाइंड करने को आता है कि अगर हमारे पास रेजिस्टिविटी टेम्परेचर की 0 डिग्री सेल्सियस पे इतनी है, तो आप बताइए कि 50 डिग्री सेल्सियस पे या 20 डिग्री सेल्सियस पे उसकी रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होगी। सो हमें पता है कि अगर हमने टेम्परेचर 0 से 20 तक लेके गए हैं तो रेजिस्टिविटी में क्या आएगा, चेंज आएगा। सो दैट चेंज इन रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रो माइनस रो नॉट इज इक्वल टू अल्फा रो नॉट T minus T नॉट। क्लियर? सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला। मैं अभी आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके दिखाऊंगा इस फॉर्मूला के ऊपर। क्लियर? अब हमने ड्रॉ करना था, हमारा मेन जो मोटिव था वो था हमने ड्रॉ करना है वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, फॉर मेटल्स। तब हम वहां पर आते हैं। अब मेटल्स के लिए ये जो अल्फा होता है इट इज पॉजिटिव। मेटल्स के लिए अल्फा की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला था रो इज इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वायर टाउ, m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। ठीक है, नाउ सी हमारे पास
बहुत सारे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स थे, वी हैव लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर। क्लियर? अब देखिए, हमें पता है इनकी एनर्जी को इंक्रीज करने का एक मेथड होता है इनका टेम्परेचर रेज कर दो। तो जब मैं टेम्परेचर रेज करूंगा तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे के साथ ज्यादा फ्रीक्वेंटली कोलाइड करेंगे। मतलब अगर पहले दो इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन्स का टाइम था टी, टाउ टाइम था यार, आप टी मान लीजिए, ठीक है। और अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, अब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो हम लोग कह सकते हैं कि नाउ द टाइम बिटवीन द सक्सेसिव कोलिजन्स विल डिक्रीज, बिकॉज नाउ उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। सो नाउ द इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट कोलाइडिंग मोर फ्रीक्वेंटली। क्लियर? सो हम लोग लिख सकते हैं यहां से, if temperature is increased then tau will decrease। tau क्या था? टाइम बिटवीन द कोलिजन्स। तो अगर टेम्परेचर को हमने बढ़ाया तो जो दो कोलिजन्स के बीच का जो टाइम था, टाइम बिटवीन कोलिजन्स, वो क्या रहेगा? डिक्रीज हो जाएगा। और अगर टाउ डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज। देयरफॉर रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज। इज इट क्लियर? तो हम लोग वेरिएशन कैसे ड्रॉ करेंगे? देखिए, फॉर मेटल्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, ये जो हमारे पास मेटल्स हैं, इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर के साथ किस तरीके से चेंज करती है? दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो ये दिस इज हाउ वी विल ड्रॉ द ग्राफ। रेजिस्टिविटी चेंजेस विद टेम्परेचर फॉर मेटल्स। क्लियर? सो दिस इज द ग्राफ। क्लियर? सो नेक्स्ट वी विल डू द रेजिस्टिविटी change for alloys। क्लियर? अब alloys की अगर हम बात करें तो alloys के लिए जो अल्फा होता है, इट इज वेरी स्मॉल, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट फॉर alloys इज वेरी स्मॉल। ऑल्दो अलॉयज की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, याद रखिएगा, जो अलॉयज की रेजिस्टिविटी है वो हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था, इट इज वेरी लार्ज, बट द अल्फा इज वेरी स्मॉल फॉर अलॉयज। क्लियर? जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे पास रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ बहुत ज्यादा चेंज नहीं करती। देखो, अगर आप ध्यान से इस ग्राफ को देखेंगे तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ चेंज जरूर हो रही है। मैंने कांस्टेंट नहीं बनाया, स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, लेकिन वो जो चेंज है वो बहुत स्मॉल है, बिकॉज अल्फा इज वेरी स्मॉल फॉर अलॉयज। दिस इज द मेन रीजन वी यूज अलॉयज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स। आपको पेपर में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई अलॉयज आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स। तो आपका आंसर होना चाहिए, सिंस द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ alloys is very small, so their resistivity does not change with temperature appreciably। मतलब टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा चेंज नहीं करती। तो जिस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग इसको यूज करते हैं फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स। एंड ऑल्सो आप यहाँ देखिए, जब टेम्परेचर 0 है तब मैंने रेजिस्टिविटी को 0 नहीं बनाया, क्योंकि इन अलॉयज की ऑलरेडी कुछ ना कुछ इनिशियल रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। लेकिन जैसे से हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत ही स्लाइट चेंज आ रहा है उसमें। क्लियर? सो दैट इज व्हाई वी यूज अलॉयज फॉर मेकिंग रेजिस्टर्स। थर्ड, वी विल सॉल्व फॉर सेमीकंडक्टर्स। अब देखिए, फॉर सेमीकंडक्टर्स, अब अगर हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स की, क्लियर, तो सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या होता है? सेमीकंडक्टर्स आपने पढ़े नहीं है अभी, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स बोथ।
इनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ना है यूनिट नंबर 9 में। क्लियर? सो मैं आपको एक हल्का सा ओवरव्यू दे सकता हूं इनका। देखिए, सेमीकंडक्टर्स में हमारे पास दो बैंड होते हैं, वन इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, अनदर वन इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। क्लियर? ठीक है। अब जब तक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड जो होता है वो बिल्कुल एम्प्टी होता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां पर होते हैं वैलेंस बैंड में। मैं अभी ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा इसको, सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कहां पे होते हैं? वैलेंस बैंड में होते हैं। क्लियर? अब जब तक ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर नहीं आएंगे तब तक जो है उनकी जो कंडक्टिविटी है वो बिल्कुल जीरो है, मतलब रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई है और कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा जीरो है। क्लियर? अब देखो, नाउ व्हाट विल हैपन इफ वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, what they will do, they will acquire energy and they will jump to the conduction band, और ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आएंगे। ठीक है? और जब ये कंडक्शन बैंड में आएंगे दे विल फ्रीली मूव, मतलब कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली मूव कर रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे कि उनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। क्लियर? सो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे कंडक्शन बैंड में और कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? सो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है? अब जो टाउ है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, टाउ डज नॉट चेंज, टाउ चेंज नहीं कर रहा है इस केस में, सेमीकंडक्टर केस में। बट जो n है, जो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ जो नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की वो इंक्रीज कर रही है। ठीक? सो अगर n इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी क्या करेगी? डिक्रीज। सो हम लोग ग्राफ की फॉर्म में इसको किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं? It decreases exponentially with the increase in temperature। तो देखिए जैसे जैसे हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो हमारी रेजिस्टिविटी की वैल्यू तो हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्लियर? तो याद रखिए जो टाउ होता है वो चेंज नहीं करता। सेमीकंडक्टर्स का कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो जब हम यहाँ पर टेम्परेचर को राइज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएंगे, और कंडक्शन बैंड का मतलब क्या कि वहां पे कंडक्टिविटी होगी, और अगर कंडक्टिविटी होगी, हमें पता है कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल टू रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। क्लियर? सो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर्स। बेसिकली हम लोग दो कमर्शियली रेजिस्टर्स यूज करते हैं, वन इज वायर बाउंड रेजिस्टर्स, अनदर वन इज कार्बन रेजिस्टर्स। जो वायर बाउंड रेजिस्टर्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ अलॉय, उसमें हम अलॉय की वायर यूज करते हैं। बट लार्ज रेजिस्टेंसेस बनाने के लिए हमें जो लेंथ है वायर की वो बहुत ज्यादा चाहिए होती है। क्लियर? तो इसलिए हम लोग बेसिकली कार्बन रेजिस्टर्स का यूज करते हैं। क्लियर? अब देखिए कार्बन रेजिस्टर्स क्या होते हैं, इनमें बैंड्स बने होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स बैंड्स होते हैं। मैंने एक रजिस्टर बनाया आपके लिए, आप लोग गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कार्बन रेजिस्टर्स, तो आपके पास इमेज आएगी, और वो जो इमेज आएगी आपने हर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में वैसे डिवाइसेस देखे होंगे, तो उन डिवाइसेस को बोलते हैं कार्बन रेजिस्टर्स। तो इस तरीके से कलर बैंड्स बने होते हैं। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है एक आपके लिए। ये कलर बैंड्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? अगर फर्स्ट कलर ब्लैक है तो हमने नाम दे देना उसको 0, नंबर देना 0। तो ये जो फर्स्ट बैंड होगा दिस इज फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, मैं अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो ये नंबर्स हैं, ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3। ठीक है? इस तरीके से सेकंड बैंड रिप्रेजेंट सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, थर्ड बैंड रिप्रेजेंट डेसिमल मल्टीप्लायर,
एंड फोर्थ बैंड रिप्रेजेंट्स द टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है? टॉलरेंस मींस वेरिएशन, कि जितनी भी हमने वैल्यू बताई है इन बैंड से, हम लोग इन बैंड से रेजिस्टेंस बता सकते हैं कार्बन उसके रेजिस्टर की, कि कितनी रेजिस्टेंस है इसकी, ठीक है। तो जितनी भी हमने इंडिकेटेड वैल्यू है उसमें कितनी वेरिएशन आ सकती है, 10%, 20%, 30%। तो दैट वेरिएशन इज डिटरमिन्ड बाय द फोर्थ बैंड। अगर उसका कलर गोल्ड है तो 5%, अगर सिल्वर है तो 10%, और अगर नो फोर्थ बैंड लिखा हुआ क्वेश्चन में तो यू विल राइट 20%। क्लियर? तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि हमने इनको लर्न कैसे करना है, कि ये जो ब्लैक, ब्राउन, रेड, इसका नंबर 3 है, इसका नंबर 4 है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इनको इजी वे से लर्न करते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लर्न कर लेते हैं। देखिए, हम लोग इनके फर्स्ट लेटर लिखते हैं, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन and very good wife। so ये देखिए बी रॉय। तो ये जो फर्स्ट बी है ये रिप्रेजेंट करता है ब्लैक कलर को, ये रिप्रेजेंट करता है ब्राउन कलर को, आर मतलब रेड, ओ मतलब ऑरेंज, वाई मतलब येलो, ठीक है। ये याद रखने का तरीका है। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो हम बी रॉय, तो हम ऐसे बनाएंगे ब्लैक ब्राउन, तो हमें कैसे बताएगा बी रॉय से। तो पहला ब्लैक, फिर ब्राउन, फिर रेड, फिर ऑरेंज। ऑफ स्मॉल में लिखा तो ऑफ को हम लोग छोड़ देंगे। ग्रेट का हमने का सिर्फ जी लेना है, और ये आ जाएगा ग्रीन कलर, इट विल रिप्रेजेंट ग्रीन। ब्रिटेन का हमारे पास आ जाएगा ब्लू कलर, सिर्फ कैपिटल वाला लेना हमने। हैड को हम लोग ड्रॉप कर देंगे, वेरी, ठीक है। तो ये देखिए ब्लू के बाद वायलेट आ जाएगा, फिर ग्रे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग पेपर में क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे बी रॉय, तो हमें याद रहेगा कि पहला ब्लैक ब्राउन, ठीक है। तो अब सपोज करिए हमारे पास पेपर में क्वेश्चन आता है कि हमारे पास एक कार्बन रजिस्टर है, एक कार्बन रजिस्टर है, फर्स्ट कलर उसका है रेड, ये है ऑरेंज, और ये है येलो, ठीक है, और यहाँ पे गोल्ड। और आपसे पूछा जाता है कि बच्चे व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कार्बन रजिस्टर। तो आप क्या लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। ये सीक्वेंस आपको कैसे याद रहेगा, बी रॉय, तो बी रॉय, ऑफ को हमने ड्रॉप कर दिया, ग्रेट का जी ले लिया, तो यहाँ पे आ गया जी, ग्रीन कलर, ठीक है, ब्रिटेन ब्लू कलर, वेरी वी लेना उसका, गुड वाइफ, ठीक है जी। तो ये देखिए अब हम यहाँ पे ये नंबर्स लिख लेंगे। हमें पता है रेड का नंबर क्या है, रेड का नंबर है 2, तो यहाँ आएगा फर्स्ट इज रेड, 2 आएगा। सेकंड है ऑरेंज, ऑरेंज का नंबर क्या आएगा 3, तो आएगा 23, ठीक है। जो थर्ड बैंड मैंने आपको अभी बनाया लिखा था वो था मल्टीप्लाई, डेसिमल मल्टीप्लाई। तो थर्ड बैंड कौन सा है, येलो, तो ये की येलो का आ जाएगा इंटू 10 रेज टू द पावर 5, 23 इंटू 10 रेज टू पावर 5, ठीक है। सो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कार्बन रजिस्टर। और जो फोर्थ बैंड है वो गोल्ड कलर का है, सो इसका मतलब वेरिएशन कितनी आ सकती है 5%, प्लस माइनस 5%। So this is how we find the resistance of a carbon resistor using this bands. Clear? अगर क्वेश्चन में लिखा है नो फोर्थ बैंड, तभी आपने लिखना है 20%। अगर क्वेश्चन में फोर्थ बैंड का जिक्र ही नहीं है तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपल आंसर देना है 23 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5। क्लियर? सो आई होप कि आपको ये लेक्चर क्लियर होगा। क्लियर? अगर आपको कोई किसी भी टॉपिक में कोई डाउट लगता है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं या फोन कर सकते हैं। क्लियर? थैंक यू।